All right, today we're gonna do passage 2, and the main focus of today's class is how to do the matching questions. ये क्वेश्चंस जो हैं ये कह लें कि वन ऑफ द मैंडेटरी क्वेश्चंस आइल्स के अंदर आजकल, इरिस्पेक्टिव आप एकेडमिक के कैंडिडेट्स हैं, इरिस्पेक्टिव यू आर जीटी कैंडिडेट, ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और इन क्वेश्चंस को करने का एक वे है, आज हम उस वे पे बात करेंगे। ओके जी, जब भी ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, पहली चीज तो ये होती है कि आपके पैसेज को वो ऑलरेडी लेबल करके देते हैं, ABCDEFG जितने भी पैसेजेस होते हैं, या सॉरी पैराग्राफ्स को लेबल करके देते हैं। क्यों पैराग्राफ्स को लेबल करते हैं? क्योंकि वो इन्हीं पैराग्राफ्स को एज ऑप्शन यूज करना चाहते हैं। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को देखें, इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर। इंस्ट्रक्शन सेज जी रीडिंग पैसेज 2 हैज 7 पैराग्राफ्स A to G। क्वेश्चन ये है जी, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपने सिंपली इन स्टेटमेंट्स को पैराग्राफ्स के साथ मैच करना। अब इसके अंदर ऑप्शंस आपके पैराग्राफ्स हैं और स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आमतौर पर स्टूडेंट्स काफी स्ट्रगल करते हैं। उसके कपल ऑफ रीजंस हैं। पहला रीजन कि एक तो ये क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं होती। ये आइल्स के वाहिद ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सीक्वेंस में नहीं होते। अगर आपने पहले भी मेरे की वीडियो देखी या कोई लेक्चर सुना है आपने, आप उस पर नोट किया होगा, हम अक्सर बोलते हैं जिस सारे क्वेश्चन सीक्वेंस के अंदर। इवन कल के लेक्चर में हमने फिलिंग द ब्लैंक्स की थी इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन, टेबल कंप्लीशन किया था, फिर हमने ट्रू फॉल्स की थी, सारे सीक्वेंस में थे। उसमें सीक्वेंशियल ऑर्डर के हिसाब से एक स्ट्रेटेजी, एक टेक्निक भी बनती है। तो जो मैचिंग क्वेश्चन होते हैं ये वाले मैचिंग पैराग्राफ्स, और एक और टाइप आती है, वो आज हमारे दोनों अवेलेबल है इसी पैसेज के अंदर, जिसके अंदर वो कई बार नाम प्रोवाइड कर देते हैं हमें। इट कुड बी द नेम ऑफ पर्सन, लाइक कुछ प्रोसीजर का नाम, जैसे यहाँ पे टिम्बर कट्स के कुछ प्रोसीजर्स का नाम है कि किस तरह से कट करना चाहिए दरख्त को, तो उसके नाम उन्होंने लिखे होंगे। तो बेसिकली ये भी मैचिंग क्वेश्चन ही होते हैं। तो याद आपने ये रखना है कि जब भी आपके मैचिंग क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो इस तरह लिस्ट के साथ मैच करना हो, आपने नामों को स्टेटमेंट्स के साथ, या आपने स्टेटमेंट्स को पैराग्राफ के साथ जाके मैच करना हो, ये दोनों क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मैचिंग के हैं और ये कभी भी सीक्वेंस में नहीं होते। क्योंकि अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 14 मिल जाता है पैराग्राफ बी में, तो बाकी तो सीक्वेंस पे सेट होंगे। इसलिए इसको हैपाजेड करना पहला मुश्किल जो मरहला होता है स्टूडेंट के लिए होता है, कि उसको एक आदत बन जाती है कि यार आइल्स में, रीडिंग में सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में हैं और ये वाले सीक्वेंस में नहीं है। दूसरी चीज, क्योंकि जब हम पैराग्राफ की बात करते हैं तो पैराग्राफ में उन्होंने पिन पॉइंट नहीं किया होता कि आंसर कहाँ पे है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाऊं, ये आपका एक पैराग्राफ है जी। अब अगर कोई स्टेटमेंट पैराग्राफ जी में फॉल करती है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पहली 2 लाइंस में होगी, दरमियान की 2 लाइंस में होगी, सेकंड लास्ट लाइंस में होगा, या एंड पे होगा। और आंसर कभी कभी एक लाइन में मिलता भी नहीं है, वो एक पोर्शन में आंसर मिलता है। तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बाय डिफॉल्ट ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ जाता है। तो ये थोड़ा सा ना ट्रबलसम, टाइम टेकिंग होता है, प्लस फिर वोकैब मैचिंग आ जाती है। सो दीज आर कपल ऑफ थिंग्स विच मेक दीज क्वेश्चंस अ बिट डिफिकल्ट। आज हम बात करेंगे इसको करना कैसे चाहिए, व्हाट इज स्ट्रेटजी टू डू इट। इन क्वेश्चंस को करने का जो वन ऑफ द गुड वेज है, दैट इज स्टेप नंबर 1। टाइप कर लेते ताकि ना हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड में भी आ जाए। स्टेप नंबर 1 इज you read and mark keywords of all the questions। आपने इनको सॉल्व करने से पहले सारे सवालों को पढ़ना है, सबके कीवर्ड मार्क कर लेंगे। सेकंड स्टेप, read the passage in sequential order। और अपने
पैसेज को सीक्वेंस से पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन पैराग्राफ ए में फॉल करती है, तो अगर हम पैराग्राफ ए को पढ़ रहे हैं तो विल फाइंड द आंसर, और अगर वो नहीं फॉल करती है कोई बात नहीं है, यू मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर जो हमें एक सब टेक्निक चाहिए वो मैं टैप कर देता हूँ। वो जो हमें चाहिए सब टेक्निक रीड करने के लिए, वो बेसिकली स्पीड रीडिंग है। क्योंकि अगेन अगर आप इसको दरमियान दरमियान से पढ़ेंगे तो अगर आपको वो कैब मैच नहीं आ रही करनी, या आपको पैराफ्रेजिंग समझ नहीं आ रही है, सो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आप मिस कर देंगे। क्योंकि इंफॉर्मेशन या तो पैराफ्रेज्ड होती है, सिनेमाइज्ड होती है, या इंफॉर्मेशन उन्होंने इस वे में लिखी होती है कि वो पिक नहीं होती। या कभी कभी ऐसा भी करते हैं, एक ही तरह की इंफॉर्मेशन मल्टीपल पैराग्राफ्स में होती है मगर उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है। तो अगर हम इसके समझ नहीं आ रही है तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि हम गलत पैराग्राफ को मार्किंग दे देते हैं। ये कहने कि सिंपल से दो स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। अब इसमें स्टूडेंट को जो आदत हो जाती है कि सीक्वेंस पे जाना है, तो सीक्वेंस पे हम मेंटेन कर रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चंस आगे पीछे हो जाएंगे मगर पैराग्राफ का सीक्वेंस बन जाएगा। बस ट्रिक ये है कि सारे पढ़ के जाना है, क्योंकि हमें नहीं पता क्वेश्चन नंबर 14 ए में फॉल करता है कि 18 ए में फॉल करता है। इसमें आपको पैराग्राफ तो एक ही दफा पढ़ना पड़ता है मगर क्वेश्चंस को आके बार बार पढ़ना पड़ता है। दैट्स द ट्रिक। अब हम सिर्फ मार्क करेंगे इसके कीवर्ड्स कैसे मार्क करने हैं, देन आई विल गिव यू टाइम, और आप इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इसको मैच करते जाएंगे। सिर्फ कीवर्ड मार्किंग पे अब आपने फोकस करना है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि इन क्वेश्चंस की जो कीवर्ड मार्किंग है वो भी खास तरीके से होती है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करें, यहाँ पे लिखा हुआ है बैड आउटकम्स, रेफरेंस टू, मेंशन ऑफ, एग्जांपल्स ऑफ, एन ऑल्टरनेटिव नेम। इसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बहुत कॉमन है, आपको हर दूसरे टेस्ट में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है ना रेफरेंस टू, 16 में लिखा है मेंशन ऑफ, और 17 में लिखा है एग्जांपल्स ऑफ। ये तीन ऐसे फ्रेजेस हैं, जब भी मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं ये कई बार वो कई पेपर्स में रिपीट कर चुके हैं। हाँ, इस पेपर में जो थोड़ा सा डिफरेंट है या इस पैसेज के अंदर, वो 14 और 18 के फ्रेज हैं, बैड आउटकम्स या ऑल्टरनेटिव नेम। अब इसका कीवर्ड का फोकस ये है कि इसका वो पूछ क्या रहा है और किस हवाले से पूछ रहा है। तो बैड आउटकम्स तो ये पूछ रहा है मगर किस रेफरेंस से पूछ रहा है वो आगे लिखा हुआ है। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, दैट इट मेक्स मोर सेंस टू अस। लेट्स टेक इट ब्लू। बैड आउटकम्स किस चीज के लिए? फॉर अ फॉरेस्ट व्हेन पीपल फोकस ओनली ऑन इट्स फाइनेंशियल रिवॉर्ड। अब इस क्वेश्चन का हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी लोग सिर्फ फाइनेंस पे, पैसों पे या अर्निंग पे फोकस्ड होते हैं, रिवॉर्ड मीन्स के फाइनेंशियल उनको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, तो जब भी लोग पैसा कमाने पे फोकस्ड होते हैं तो फॉरेस्ट के लिए बुरे असरात क्या हैं या बुरे नतीजे क्या हैं, क्योंकि आउटकम का वर्ड हम रिजल्ट के लिए करते हैं। सो इट मीन्स इफ समथिंग इज डन बाय द पीपल टू गेट द मनी फ्रॉम द फॉरेस्ट, सो व्हाट इज द रिजल्टेंट आउटकम। अब इसके अंदर बैड आउटकम पे हमारा फोकस है ना कि अच्छे पे। हो सकता है कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिससे फॉरेस्ट को फायदा भी हो रहा हो मगर उस पे हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस उस बात पे है कि लोगों का पैसों पे फोकस है मगर फॉरेस्ट के लिए इसका रिजल्ट बुरा निकल रहा है। जिस पैराग्राफ में एक लाइन में भी अगर ये रेफरेंस मिल जाता है, वी गोना मार्क दिस पैराग्राफ, इसका रेफरेंस ये है। अगर ये पूरे पैराग्राफ को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो पूरे पैराग्राफ को पढ़ के निकाला जा सकता है, एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 15, रेफरेंस टू। रेफरेंस का मतलब होता है सिर्फ हवाला देना, किस चीज का? द एस्पेक्ट्स ऑफ एनी ट्री दैट कंट्रीब्यूट्स टू इट्स वर्थ। अब इसमें फोकस करने की बात यह है कि यहाँ पे ट्रीज नहीं लिखा हुआ, ट्री लिखा हुआ है, और एस्पेक्ट्स प्लूरल के अंदर है। इसका मतलब है कि किसी भी एक सिंगल ट्री की या दरख्त की कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जो कि उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। वर्थ मींस आपकी वैल्यू, कंट्रीब्यूट मींस के उसके हवाले से या उसके बारे में। सो इट मींस हम इस लाइन को उस पैराग्राफ के साथ मैच कर सकते हैं जिसमें किसी खास दरख्त का नाम आ रहा हो और उसकी वैल्यू की बात हो। इसको अगर हम सेंस वाइज जाएं तो वो किसी ट्री का यहाँ पे हमें नेम भी बता सकते हैं।
कि ये जो टाइप है या ये वाला जो दरख्त है, इसके कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये महंगे हैं। अब आम तौर पे एक जनरल नॉलेज की बात है, आपने मार्केट में देखा होगा कि कुछ लकड़ी बहुत सस्ती होती है और कुछ लकड़ी बहुत महंगी होती है। इसका मतलब है कि ट्रीज की, उसकी वुड की या उसकी जो भी एक खास टाइप है, उनकी कोई ना कोई ऐसी करेक्टरिस्टिक्स, कोई ना कोई ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि उसकी लकड़ी को महंगा कर देती है। गुड। सो इट मीन्स वी आर फोकसिंग ऑन दैट वन। सिर्फ हमें इसका रेफरेंस चाहिए जो कि दरख्त की वैल्यू को ऐड करे, ट्री की क्वालिटीज, तो वी गोना गेट द आंसर। जो 16 में लिखा ना, मेंशन ऑफ और रेफरेंस टू, ये एक्चुअली इनका एक ही सेंस बनती है। रेफरेंस टू का मतलब ये होता है कि हवाला होना, डिटेल होने की जरूरत नहीं है। मेंशन ऑफ का भी मतलब होता है कि सिर्फ एक रेफरेंस होना, हवाला होना, इसमें डिटेल्स होने की जरूरत नहीं है। मेंशन ऑफ किस चीज का? द पोटेंशियल यूज ऑफ वुड टू हेल्प रन व्हीकल्स। पोटेंशियल का मतलब होता है जब किसी चीज में कुछ ऐसी कैपेसिटी हो वो कुछ कर सके। ठीक है। आमतौर पे हम सोशल लाइफ में अगर ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करें तो हम टैलेंट का वर्ड यूज कर लेते हैं, बहुत टैलेंटेड है, मगर टैलेंट यूज नहीं हो रहा, इसका मतलब कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मगर यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है वो अगली बात होती है। तो यहाँ पर सेंस बन रही कि कोई भी ऐसी वुड या जो हमारे पास वुड्स अवेलेबल है उनका जो इस्तेमाल है वो ये कैपेसिटी रखता है, या उस वुड में ये कैपेसिटी या ये कह ले कि ये टैलेंट है कि वो ईंधन का काम कर सकता है व्हीकल्स के लिए। रन द व्हीकल्स का मतलब यही है कि ईंधन का काम करना, ये उसकी पैराफ्रेजिंग। इट मीन्स कि हम वुड को किसी तरीके से इस तरह से उसको लाइक प्रोसेस करें कि वो फ्यूल में कन्वर्ट हो और वो यूज हो जाए। अब आपने याद रखना है कि इसके डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे रन व्हीकल्स एक वे है, पेट्रोल एक वे है, और एनर्जी हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं जनरल फॉर्म में, या कुछ लोग गैस भी यूज करते हैं। ठीक है। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में बोलते हैं कि हम गैस स्टेशन जा रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें, हम यूके वगैरह की बात करें, हम कहते हैं कि हम पेट्रोल स्टेशन जा रहे हैं। तो मतलब उसका वही होता है कि हम पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं, मगर यूएसए में गैस का वर्ड यूज करते हैं। सेम थिंग, सिर्फ एक पैराफ्रेज फॉर्म में। तो हम ये वाली स्टेटमेंट सिर्फ उस पैराग्राफ को मैच करेंगे जिसके अंदर किसी भी वुड का जिक्र होगा, मगर उसके अंदर उसका एक कैपेसिटी होगी कि उस वुड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन सम वे टू फ्यूल द व्हीकल्स। नंबर 17, इसमें पहला वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, एग्जाम्पल्स ऑफ। एग्जाम्पल या एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स का मतलब ये है कि इसमें मिसाल होनी चाहिए या इसमें मिसालें होनी चाहिए जो कि आगे काम करें। किस चीज की? इंसेक्ट्स दैट अटैक ट्रीज। अब मेरा ख्याल है ये जो हमने जितनी स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं उनमें सबसे आसान वाली स्टेटमेंट यही है। इंसेक्ट्स तो हो गए कीड़े मकोड़े और जो दरख्तों को अटैक करते हैं। हम उस पैराग्राफ को ये वाला रेफरेंस या ये वाला क्वेश्चन मार्क करेंगे जिसमें कम से कम दो एग्जांपल्स का रेफरेंस आना चाहिए, एक से बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे पास प्लूरल्स लिखे हैं एग्जांपल्स। ठीक है। लास्ट वन, एन ऑल्टरनेटिव नेम। ये फ्रेज ही बहुत सिंपल है। ऑल्टरनेटिव नेम मीन्स के कुछ दूसरा नाम, एक नाम एग्जिस्ट करता है उसका ऑल्टरनेटिव, उसके अलावा। किसके लिए जी? फॉर ट्रीज दैट प्रोड्यूस लो यूज वुड। लो यूज वुड एक फ्रेज है जो आप इस पैसेज में भी पढ़ेंगे। इससे मतलब ही वो है कि कुछ ऐसी लकड़ी जो कि बहुत किसी अच्छे काम के लिए यूज नहीं होती है, जो एक नॉर्मल रूटीन काम के लिए यूज होती है। तो कुछ ऐसे भी दरख्त हैं जिनको हम कहते हैं कि ये लो यूज वुड है, मगर पैसेज में उसका एक और नाम भी है। जब भी हम नाम का जिक्र करते हैं तो अगेन आइल्स वाले क्या करते हैं कि नामों को अक्सर या तो वो कोट्स लगा देते हैं या वो नाम के अंदर कैपिटल वर्ड यूज करते हैं अगर वो किसी चीज का नाम रख रहे हैं तो। अगर हम किसी ऐसे पैराग्राफ में जाते हैं जिसमें ट्री का नहीं, यहाँ पे ट्रीज लिखा हुआ है, कि कुछ टाइप ऑफ ट्रीज का या किसी एक टाइप ऑफ ट्री का अगर वो कोई ऑल्टरनेटिव नाम दे देते कि यार इन दरख्तों को ये भी कहा जाता है, एक नाम तो हमारे पास है कि उनको लो यूज वुड कहा जाता है, इसके अलावा उनको ये भी कहा जाता है, तो अगर आप इस चीज पे जाएंगे तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन गेट द आंसर। अब अगर हम इन क्वेश्चंस को एनालाइज करें, इसमें दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर नाम आ सकता है दरख्त का। एक क्वेश्चन नंबर 15 है
जिसमें से क्या जी एस्पेक्ट्स ऑफ एनी ट्री, नाम की पॉसिबिलिटी है। और क्वेश्चन नंबर 18 में तो वो डायरेक्ट नाम ही पूछ रहे हैं कि नाम ही बता दें। तो ये आंसर्स प्रोबेबल वहां जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर मोस्ट प्रोबेबल उसमें हो सकता है कि अगर किसी पैराग्राफ में उन्होंने हमें फिगर्स दे दिए तो हम उसको प्रेफर कर सकते हैं। और अगर फिगर्स नहीं दिए तो कई बार वो क्या करते हैं कि वो जो वैल्यूज हैं वो वर्ड्स के अंदर ही टाइप कर देते हैं, फिगर्स नहीं देते, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है हमें, फिर इसका हमें आगे पैराग्राफ्स पढ़ने पड़ते हैं। और जहां पर इंसेक्ट्स की बात है, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर अगेन अगर इंसेक्ट्स का नाम आ जाता है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कुड यूज कैपिटल वर्ड यूज कर सकते हैं। तो दैट्स गोइंग टू मेक अ सेंस फॉर इट। और जी, कीवर्ड्स हमने मार्क कर लिए हैं। स्टेप नंबर 1 इज डन। आपने जब भी मैचिंग क्वेश्चंस करने हैं, सबसे पहला स्टेप है कि जितने क्वेश्चंस अवेलेबल हैं सबके कीवर्ड्स मार्क कर लें। दूसरा काम हम ये करेंगे, हम इसको सीक्वेंस से पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर हमें काम की बात मिल रही है गुड, अगर नहीं मिल रही तो उसको जल्दी से स्किप करके आगे चले जाना। हमारे पास अब 3-4 चीजें हैं। फाइनेंस की बात होनी चाहिए, किसी ट्री की खास बातें होनी चाहिए जिसकी वैल्यू को इंक्रीज करे, व्हीकल्स का जिक्र होना चाहिए जिसमें हम ट्री को प्रोसेस करके व्हीकल के लिए यूज कर रहे हैं एज अ फ्यूल, इंसेक्ट्स का जिक्र होना चाहिए, या लो यूज वुड का कोई रेफरेंस होना चाहिए। ये 4-5 बातें ध्यान में रखेंगे तो आपको जल्दी पढ़ने में आसानी हो जाएगी। 1 2 3 4 5, क्वेश्चन 5 है। व्हाट विल गिव इज, हम इसको जरा मिलके करते हैं थोड़ा थोड़ा। आप पहले 3 पैराग्राफ पढ़ें, या चले पहले 2 पढ़ लें, पैराग्राफ ए एंड बी, एंड लेट्स सी कि इनमें से कोई क्वेश्चन उन दोनों पैराग्राफ्स में फॉल करता है। ठीक है जी। और जी, आज मैं टाइम बाउंड नहीं करूंगा, जस्ट ट्राई टू डू इट। जैसे ही कर ले मुझे बताएं, फिर हम उस पर बात करते हैं। ऑलराइट जी, पैराग्राफ आपने पढ़ ली है, तो हम सीक्वेंस पे तो नहीं जा सकते। आप मुझे बताएं पैराग्राफ ए इनमें से किसी के साथ मैच करता है? 15 के साथ? ओके, ठीक है महाराज जी, आप बताएं कैसे मैच करता है, वर्ड्स को मैच करके दिखाएं सर। ठीक है। हम्म। सही है, आपने सारा पढ़ा है, दैट्स गुड। रेफरेंस भी यही है। अब ये चीज हमने समझ ली। ठीक है, आपने बिल्कुल सही रेफरेंस दिया, मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में हम किसी ऐसी चीज को ढूंढना चाह रहे हैं जो कि ट्री की वैल्यू को एट्रीब्यूट करे या कंट्रीब्यूट करे। अब मैं आपको ये चीज बताने लगा हूं कि जब हम कीवर्ड मार्किंग करते हैं तो कई बार हम किसी ऐसी चीज की तरफ चले जाते हैं जो कि हमें कहते हैं कि जी ये इसका आंसर होगा, ऐसे निकल आएगा। मगर ऑब्वियसली हर बार जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यार क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसमें नाम आएगा ट्री का, और मैंने ये भी कहा था कि कैपिटल आएगा। अब उसने नाम दिया है ट्री का मगर उसने कैपिटल यूज नहीं किया। ऐसा नहीं कि उनसे कोई गलती होगी, कई बार वो जान के नहीं करते। अब एक प्रॉपर नाम उसे लिखा हुआ है, चेरी ट्री का जिक्र किया, वो सी को कैपिटल कर सकता था, बट ही डिडंट डू इट। तो आइल्स के पेपर में ये वाली चीजें ना वो ऐड करते हैं जस्ट टू ऐड द डिफिकल्टी इन द पैसेज। अब अगर हम सिर्फ स्किम कर रहे हैं या स्कैन करते हैं तो कई बार हम कैपिटल्स पे फोकस कर रहे थे, कैपिटल वर्ड कहाँ लिखा होगा। और अगर हम उस वर्ड को फोकस ही नहीं कर रहे हैं जो स्मॉल लेटर में है, क्योंकि स्किम का मतलब होता है कि आपने एक लाइन के ऊपर सिर्फ होवर करना है, पढ़ना हुआ है जो आपके काम की बात है, बाकी आपने इग्नोर कर देना, तो वो उस वर्ड का मिस होने का 100% चांस है। अब आ जाते हैं एक और चीज पे, यहाँ पे लिखा है रेफरेंस टू। अगेन मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें फिर सिर्फ जिक्र होता है, मगर अब उसने ट्रिक क्या किया है, उसने जिक्र इस तरीके से किया कि उसने पूरा पैराग्राफ इन्वॉल्व कर लिया बीच में। आपने इवन तो भी लाइन नंबर 3 से पढ़ा मगर एक्चुअली उसने आंसर लाइन नंबर 1 से स्टार्ट कर दिया था। अब अगर हम जाते हैं और हम पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं,
तो यहां पर उसने लिखा हुआ है अ ट्रीज वैल्यू, ट्रीज का वर्ड अपोस्ट्रोफी में कर दिया। इसका नहीं कि वो सारों के नहीं, किसी एक टाइप के दरख्त की भी बात करने लगे कि किसी भी दरख्त की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, एनी ट्री। अगर आप जरा क्वेश्चन में वापस जाएं तो उसने एनी ट्री का जिक्र किया, हमारे पास सिंगुलर वर्ड आ गया। उसने उसको स्टार्ट ही ऐसे किया कि यार किसी एक दरख्त की भी अगर हम वैल्यू की बात करें, और वैल्यू का वर्ड जो है वो वर्थ के साथ उसने चेंज किया। ट्री की वैल्यू कैसे निकलती है, अब ये देखिए, ये पैराफ्रेजिंग है। अब वापस चलते हैं। इट सेज जी, a tree's value depends on several factors, एस्पेक्ट्स आ गए। और उसके बाद उसने बात की है इंक्लूडिंग इट्स स्पीशीज, साइज, फॉर्म, कंडीशन, क्वालिटी, फंक्शन एंड accessibility, and depends on the management goals for a given forest. अब यहां पर देखें तो आंसर यहां से भी निकल सकता है। इट्स मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन कि एक ट्री की वैल्यू कैसे बनती है। एस्पेक्ट्स भी आ गए हैं, ट्री का वर्ड भी आ गया, वैल्यू भी आ गया। अब होता क्या है कि जरूरत नहीं होती कि पूरा पैराग्राफ पढ़े, बट द थिंग इज दिस कि क्या बीइंग अ स्टूडेंट मैं इस लेवल पे हूं कि मैं यहीं से आंसर निकाल लूं, या मुझे मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए। अगर तो आपकी वकैब हाई एंड पे काम कर रही है और आप इतनी प्रैक्टिस करके गए, आप अच्छे से कीवर्ड मार्किंग और मैचिंग करनी आ जाती, फिर तो आप यहाँ से रुक के आंसर फाइनल करके आगे चले जाओ। आंसर तो यहाँ से भी आ गया, रेफरेंस आ गया हमारे पास। मेकिंग सेंस। मगर अगली लाइंस के अंदर उसने इसी रेफरेंस को फर्दर एक्सप्लेन किया एग्जांपल्स देके। ठीक है, अब वो आगे बात करेगा। द सेम ट्री, अब देखे ना, फिर एक ही ट्री की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कैन बी वैल्यूड डिफरेंटली। हर ट्री की वैल्यू डिफरेंट है, पर्सन टू पर्सन का जी वेरी करती है। अब उसने एग्जांपल देने शुरू कर दी है। अ लार्ज स्ट्रेट ब्लैक चेरी ट्री। अब चेरी ट्री का जिक्र करे, सी उसने स्मॉल में कर दिया, और ब्लैक चेरी है, इसका मतलब एक टाइप है, मगर उसने इसको हाईलाइट नहीं किया। A black cherry tree has high value as timber to be cut into logs or made into furniture. तो जो लोग फर्नीचर बनाते हैं उनके लिए ये वाला ट्री बड़ा काम का हो। मगर अगर लैंड ओनर की हम बात करें जिसका फर्नीचर का काम नहीं है, उसका इसी ट्री को लेके इंटरेस्ट होगा वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए, क्योंकि इसमें आके परिंदे रहते हैं या वो और चीजों में काम आता है। द रियल वैल्यू ऑफ दैट स्टेम और ट्रंक मे बी द फूड इट प्रोवाइड्स टू एनिमल्स, क्योंकि फिर ये खाने का काम करता है उन एनिमल्स के लिए। अब यहाँ पे एक और से कनेक्टर यूज किया, लाइक वाइज। लाइक वाइज का मतलब होता है इसी तरह से। अब वो बात को कंटिन्यू कर रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन इज कंटिन्यूइंग। लाइक वाइज इफ द ट्री सफर्स, अब अगेन एक ट्री की बात कर रहा है वो। इफ द ट्री सफर्स फ्रॉम ब्लैक नॉट डिजीज, अक्सर आपने देखा होगा कि दरख्तों को भी बीमारी हो जाती है। अब उसने यहाँ पे एक और मिसाल दी है, अगर एक दरख्त को बीमारी हो जाती है और बीमारी का नाम भी लिखा हुआ, अब अगेन ये नाम लिखा हुआ है एक डिजीज का, कैपिटल वर्ड नहीं यूज किया उसने, फिर उसे स्मॉल कर दिया। ब्लैक नॉट डिजीज, इट्स वैल्यू फॉर टिम्बर डिक्रीजेस, फिर फर्नीचर बनाने के लिए उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है क्योंकि डिजीज वाला ट्री है। बट जो वुड वर्कर है और वो इंटरेस्टेड है बॉल्स बनाने में, उसके लिए ये बड़ा यूनिक है, क्योंकि वो फिर उस ट्री को यूज कर सकता है और उसमें उसकी कोई डिजाइनिंग उसकी काम आ सकती है। अब जो बात उसने इस लाइन तक की है, यही बात उसने पूरे पैराग्राफ में नीचे एक्सप्लेन कर दी। बात ये थी कि क्या पहली 3 लाइनें पढ़ के आंसर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अगर निकल रहा है गुड टू गो, आगे तो एक्सप्लेनेशन। अब बात ये कि जब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं रीडिंग की, और आपको सेंटेंस टू सेंटेंस कनेक्शन बिल्ड करना आता है, तो अगर आपने पहली 3 लाइनें पढ़ी थी, आपको यहाँ से इतनी सेंस आनी चाहिए थी कि यार कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं जो कि ट्री की वैल्यू को चेंज करेगी फॉर डिफरेंट पीपल। फिर बाकी की लाइंस आपको और स्पीड में पढ़नी चाहिए, सिर्फ कनेक्टर्स पे गौर करना था, यार क्या इसी की एक्सप्लेनेशन आ रही है, क्या उसने अब इन चीजों की बात की है, स्पीशीज की, साइज की, फॉर्म की, कंडीशन की, क्वालिटी की, तो जिसकी वजह से वो वैल्यू को ऊपर नीचे कर रहा है। अगर कर रहा है तो यही रेफरेंस है। मेकिंग सेंस। अब अगर आपको डाउट है, लेट्स सपोज, क्योंकि इन क्वेश्चंस में अक्सर डाउट भी होता है,
तो अगर आपको फर्स्ट 3 लाइंस पढ़ के 80-90% श्योर हो गया, मगर आपको डाउट हो रहा है यार शायद आंसर गलत हो जाए, देन इट्स ऑलवेज बेटर टू रीड इट। ठीक है, बजाय इसके कि हम चांस पे आंसर लगा लें, इससे बेहतर है कि 3 लाइनें और उसको पढ़ लें और आगे चलें। अभी इसमें जो स्टेटमेंट उसमें रेफरेंस टू द एस्पेक्ट्स ऑफ एनीथिंग, ललित निंदानी उसमें तो मैं एस्पेक्ट्स बता देते स्पीशीज या साइज ऑफ नॉन कंडीशन फॉलोइंग फंक्शन आगे। ठीक है, लेकिन उसका रेफरेंस है वो तो मैं आगे ही भी मेंशन है, जैसे ब्लैक टेक्स्ट का उसने रेफरेंस एक कवर किया कि लार्ज क्लियर उसमें फिर घर में इस्तेमाल होता है, फिर वो वाइड टाइप के भी रेफरेंस तो आगे ही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ, मगर उसने 2 तरीके से इसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। जो रेफरेंस हम एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जो एस्पेक्ट्स उसने पहली 3 लाइनों में लिखे, उसने उसको जनरलाइज करके लिखा हुआ, नीचे उसने उन्हीं को एक्सप्लेन किया। लेकिन उसने साइज की बात की है, उसने कंडीशन की बात की है, इसलिए उसने डिजीज का जिक्र किया है, उसने स्टेम की बात की है, तो वो उन्हीं चीजों को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने नहीं कहा कि रेफरेंस टू द लाइक फर्नीचर या क्वालिटी ऑफ फर्नीचर, फिर हम कहते हैं यार ये नीचे जाके बात मैच हो रही है। क्योंकि उसने स्टेटमेंट हमेशा जनरल रखी है, तो फिर हम उसके जनरल के हिसाब से दे रहे हैं कि उसका किस तरह से फंक्शनैलिटी लेना है। तो एक्सप्लेन उसने इन्हीं को किया है। कहने का मेरा मकसद यही है कि चाहे आप ऊपर से पिक कर लें या नीचे से जाके पिक कर लें, बात पूरे पैराग्राफ में एक ही हो रही है। बट डिपेंड करता है कि आपको वो कैब मैच करनी कहाँ पे इजी लग रहा है, वहां से आंसर आप निकाल सकते हैं। और दैट वाज रियली गुड। ठीक है, 15 का आंसर ए है। क्योंकि जब हमने पैराग्राफ बी भी पढ़ा था, पैराग्राफ बी किसी को मैच कर रहा है? ओके, 14 को कर रहा है। ठीक है, आप इसकी कैब मैच करवाएंगे प्लीज। each statement है that outcomes for us that people focus only on its financial regard। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड लाइन में लिखा है कि the first tense to whether in the past tense Sylvania landowners were solely interested in the value of their trees as high quality wood। चलिए साथ साथ इसको भी करते हैं। ये जो लाइन आपने पढ़ी है, ये एक्चुअली फाइनेंस की बात कर रहा है। अब अगेन जब हमने कीवर्ड मार्क किया था, तो हमें लग रहा था कि मे बी किसी जगह पर उसने फिगर्स मेंशन किए हैं। मगर याद रखें कि हर बार फिगर्स के साथ बात नहीं होती है। पूरे पैराग्राफ में से फिगर यूज ही नहीं किया, मगर आंसर यही है, आपने सही निकाला है। तो यहाँ पे जो लिखा है ना, इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ द ट्रीज एज हाई क्वालिटी टिम्बर। टिम्बर का वर्ड हम यूज ही तब करते हैं जब कोई वुड फर्नीचर के लिए यूज होता है। इसका मतलब है कि वो ट्री की कुछ खास या वुड की खास क्वालिटीज होनी चाहिए, और फिर उसका हम शेप आउट करेंगे और फिर वो ऑब्वियसली वो वैल्यूएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे पैसों की बात हो रही है। अब ये पैराफ्रेजिंग है। ठीक है सर, आगे बढ़िए। The norm was to remove these stems of highest quality and leave behind poorly formed trees that were not as well suited to the site where they grew। ठीक है, इस एक practice मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब यह भी आपने सही निकाला है। अब इस चीज को सामने रखते हुए ये फोकस हो गया पेंसिल्वेनिया लैंड ओनर्स का। फोकस था कि यार हाई क्वालिटी टिम्बर निकालना है जिससे फर्नीचर बन सके। जब वो ये करते थे तो फिर प्रैक्टिस क्या होती थी? द नॉर्म वाज, इसका मतलब कि नॉर्मली प्रैक्टिस क्या करते थे, वो रिमूव कर देते थे हाईएस्ट क्वालिटी का, और जो लो क्वालिटी होता था पुअरली फॉर्म जिनकी शेप नहीं बनती थी, उनको वो एज इट इज छोड़ देते थे। ठीक है, इसका मतलब है कि अच्छे अच्छे दरख्त काटे जा रहे हैं, और जो दरख्त बुरी क्वालिटी के हैं या लेस क्वालिटी के, उनको छोड़ते जा रहे हैं। अब आगे फिर उन्होंने दिस प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया। जी सर, आगे बढ़िए। this practice called hybriding has left a legacy of low use wood in forests। ये जिसने बात ऊपर किया ना, हाई क्वालिटी निकाल दिया, लो क्वालिटी छोड़ दिया, उसने इसी को रीफ्रेश करके नीचे लिखा है। हाई क्वालिटी को हाई ग्रेडिंग बोल दिया, और जो पीछे रह जाते उनको लो यूज वुड का नाम दे दिया। ठीक है, आगे भी यहीं तक है सर? सर मुझे यहाँ तक इसका reference पता है। ठीक है, वेरी गुड, यही इसका रेफरेंस है। अगर आप ये पहली 4 लाइंस को पढ़ें, तो यहाँ पर फॉरेस्ट को क्या मिल रहा है? फॉरेस्ट के आउटकम ये आ रहा है कि उसमें लो यूज वुड या लो क्वालिटी वुड फॉरेस्ट में रहती जा रही है, हाई क्वालिटी आप रिमूव करते जा रहे हैं। ठीक है, ये इसका रेफरेंस है। अगला जो रेफरेंस है वो फिर अगली लाइन पे या अगले क्वेश्चन पे चला जाता है। दैट्स रियली गुड। सो अगर अब हम जाके इसके कीवर्ड्स मैच करें, तो उसने फाइनेंशियल टर्म्स को इस्तेमाल तो कर लिया, मगर उसने हमें एक्चुअली ऐसा कुछ फिगर्स नहीं दिए। तो लोगों का फोकस फाइनेंस के ऊपर है, हाई क्वालिटी ग्रेडिंग के ऊपर है,
जिसकी वजह से फॉरेस्ट के लिए बैड आउटकम्स ये आ रहे हैं कि उसमें जो लो क्वालिटी है वो बचता जा रहा है। जी माय डियर फ्रेंड्स, आर वी गुड? ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपने पैराग्राफ बी पूरा पढ़ा है तो ये किसी और को भी मैच कर रहा है? ऑलराइट, दैट्स रियली गुड। 18 को कैसे कर रहे हैं सर? Statement and concentrated name for the trees that produce low use wood. Low use wood का कोई alternative name यहाँ पे वो trees आगे जहाँ पे पहला रेफरेंस some people even call these junk trees and they are abundant in Pennsylvania. These trees have lower economic value for traditional timber markets. परफेक्ट हो गया। ठीक है जी, हम यहीं से दोबारा पढ़ते हैं। हमने फोर्थ लाइन से दोबारा पढ़ा। सम पीपल इवन कॉल दीज जंक ट्रीज। अब ये दीज का वर्ड एक्चुअली रेफरेंस निकलना था। अब अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं ना तो तब समझेगी ये दीज हैं कौन। ये दीज एक्चुअली उन्होंने लो यूज वर्ड को कहा है, ये उसका एक नाम है जो कि ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये था कि इसका कोई और नाम भी है, तो लोग इन लो यूज वुड ट्रीज को समटाइम्स जंक ट्रीज भी बोलते हैं। एंड दे आर अबंडेंट इन पेंसिल्वेनिया। अबंडेंट क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिस ही ऐसी हो रही है कि अच्छी क्वालिटी के काट दो और जो लो क्वालिटी वो पीछे रह जाता है। आगे भी बढ़ लेते हैं। These trees have lower economic value for traditional timber markets, compete for growth with higher value trees, shade out desirable regeneration, and decrease the health of a stand. स्टैंड को स्टेरिक लगाया हुआ मैंने। जब भी आपके पेपर में किसी वर्ड पे स्टेरिक लगाओ, इसका मतलब है कि उस पेज के एंड पे उसकी डेफिनेशन लिखी होगी। आप नीचे जा देखें स्टैंड का मतलब क्या है। स्टैंड का मतलब है एन एरिया covered with trees that have common features। अब इसका मतलब है कि एक एरिया में इस तरह की ट्रीज आ जाएंगे। अब एक्चुअली अगर आप एक रेफरेंस दे रहा हूं, अगर आप फर्स्ट लाइन से लेके तो इस लाइन तक पढ़े ना, तो क्वेश्चन नंबर 14 और 18 का यहां पे जाके कंप्लीट रेफरेंस बनता है। अगर आप यहां तक पढ़े ना तो फिर 14 का एक कंप्लीट रेफरेंस आपको समझ आ जाएगा। हमने भी इसको यहां पे स्टॉप किया था। तो इसी में एक्चुअली दोनों आंसर्स थे, क्योंकि यहाँ पर नीचे जाके उसने बताया कि किस एरिया में फिर क्या होगा। उस एरिया में एक लो क्वालिटी के दरख्त ज्यादा मिलेंगे और हाई क्वालिटी निकल जाएगा। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखें ना तो फॉरेस्ट के लिए ये बैड आउटकम बन गया कि उस फॉरेस्ट की एक यील्डिंग जो नाम है वो उसके लिए हो जाएगा कि यार यहाँ पे अब अच्छी क्वालिटी के दरख्त नहीं है। ठीक है। स्टैंड के बाद क्या लिखा है जी? लीविंग इट मोर वल्नरेबल टू पुअर वेदर एंड डिजीज। तो ये फिर उस एरिया के लिए जो है एक बैड आउटकम, या उस फॉरेस्ट के लिए बैड आउटकम। हाँ जी, अब देखा, अब कंप्लीट सेंस बनेंगे 14 वाले की। बैड आउटकम्स, एक तो लो क्वालिटी फूड वो वुड वहां पे रह रहा है, दूसरा उनको बीमारी लगने के भी चांसेस काफी ज्यादा हैं और वो वल्नरेबल हो जाएंगे। और इसी के दरमियान में उन्होंने हमें जो जंक ट्रीज का ना वो एक लाइन में आंसर दिए। अगर मैं इसकी अब ये शेडिंग चेंज कर दूं, रेड कर लेता हूं, तो जो 18 का आंसर है ना वो एक्चुअली इस एक लाइन के अंदर है। अगर आपने 14 के लिए पहली लाइन से यहां तक पढ़ा है, 18 का आंसर दरमियान में से खुद ही निकल आएगा। सो दिस इज अनदर एडवांटेज। अगर आप इसको पूरा पढ़ते हैं तो कई बार आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा समझ आती है, क्योंकि अभी दीज को समझने के लिए आपको पीछे जाना पड़ना था कि दीज हैं कौन से दरख्त। तो उसके लिए पहली 3-4 लाइंस को पढ़ना ही पड़ना था। हमने दो पैराग्राफ पढ़े हैं एंड वी गॉट 3 आंसर्स। 14, 15 और 18 तीनों निकल आए हैं। ऑलराइट, गुड। अब आप मजीद पैराग्राफ सी और डी पढ़ लें और देखिए किसी पैराग्राफ में आंसर मैच होता है कि नहीं होता। Alright, जी, this time we read two more paragraphs, C and D, and we finished on 16, जिसका C में रेफरेंस है। जी महाराज जी, रेफरेंस बताएं C में कहाँ पे? ऑलराइट, परफेक्ट हो गया जी। अगर हम पढ़ें जी 1 2 3 4 5 6 लाइन में अगर हम जाएं
यहाँ पर जो उन्होंने स्टार्ट किया, wood can also be gasified for electrical generation and even be made into liquid fuels like ethanol and gasoline for lorries and cars. अब इस पूरे पैराग्राफ में एक्चुअली लो यूज वुड की कंजम्पशन की बात हो रही है, जिसके अंदर उसने मल्टीपल डिफरेंट यूजेस बताए हैं, मगर हमारा फोकस था कि लॉरीज और कार्स या व्हीकल्स के लिए कुछ यूज हो रहा है। तो एक्चुअली इस पूरी लाइन में भी इसकी हाफ लाइन में आंसर है। अब यहाँ पे देखिए मेंशन ऑफ, अगेन सिर्फ जिक्र होना था यहाँ पे, तो रेफरेंस टू और मेंशन ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। मगर आज हमने देखा कि रेफरेंस वाले में उसने पूरा पैराग्राफ इन्वॉल्व कर लिया, मगर मेंशन ऑफ में एक लाइन में उसने आंसर दे दिया हमें। सो इसके अंदर उसने कोई खास इतनी पैराफ्रेजिंग भी नहीं किया है, इट वाज वेरी इजी टू फाइंड आउट। गुड। बट अगेन उसने ऐसा उसको दरमियान में ला के लिखा है कि पैराग्राफ पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, कोई वर्ड प्रोमिनेंट नहीं है, कोई उसने पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी नहीं। तो ऐसे पे पिन पॉइंट करना तभी पॉसिबल है अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो। ठीक हो गया, 16 का आंसर यहीं से मिल गया, परफेक्ट। हमने 4 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं और हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट है, एक रह गया हमारा। अब आप ई और एफ पढ़ लें और देखें कि हमारा जो एक रिमेनिंग क्वेश्चन है उसका कोई आंसर मिल रहा है। सिर्फ हमारा 17 बच गया, जिसके अंदर अब एक्चुअली इंसेक्ट्स का अटैक ऑन द ट्रीज है। सो रीड पैराग्राफ 2 मोर एंड सी इफ यू फाइंड आंसर। जी सर, क्वेश्चन नंबर 17 आप कौन सा बता रहे हैं? Paragraph पैराग्राफ ई, और राइट जी, जी सर पढ़िएगा, क्या इसमें लिखा है? another proof that might lead a high wood growth use would be salvage that many pests and pathogens visiting forests, including hemlock, leaf, sedge, Asian longhorned beetle, and emerald ash borer, and gypsy moth, to name just a few. It is important to remember that those working in the forest can help ease these issues through cutting procedures. These types of cut reduce the number of sick trees and seek to manage the future supply of a pest problem. ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। अब अगेन कितने उन्होंने इंसेक्ट्स और पैथोजेंस का नाम लिखे हैं, मगर इस पूरे टेक्स्ट के अंदर उन्होंने जहां जहां नाम लिखे हैं उन्होंने उसको कैपिटल नहीं दिया वर्ड, ठीक है। हाँ, मगर जहां पे उन्होंने कट्स के नाम लिखे हैं वो उन्होंने कैपिटल कर दिए, जो कटिंग टेक्निक है। जैसे सैल्वेज कट है, डी में उन्होंने TASI कट लिखा हुआ है, टिम्बर स्टैंड इम्प्रूवमेंट। सो ठीक है, ये उनका स्टाइल है। ठीक है जी, हमें एक बड़ा क्लियर रेफरेंस मिल रहा है जिसमें उन्होंने पेस्ट्स और पैथोजेंस का जिक्र किया। ये हो गए इंसेक्ट्स, आगे उनके नाम है। और अगर पेस्ट्स और पैथोजन से समझ नहीं आ रही तो सिक का जो वर्ड है वो बड़ा लाइक प्रोमिनेंट है यहाँ पे, सिक ट्रीज। इसका है कि वो कोई डिजीज ट्रीज है। अब इसका आंसर कुछ स्टूडेंट्स ए भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी हमने एक डिजीज पढ़ी थी, ठीक है, ब्लैक नॉट डिजीज का जिक्र पड़ा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन को फोकस करने की जरूरत है, आपको भी क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पर उन्होंने क्या है जी, एग्जाम्पल्स इसका लगे एक से ज्यादा होनी चाहिए। और इंसेक्ट्स, कौन से ऐसे कीड़े हैं जो ट्री को अटैक करते हैं? वो जो ब्लैक नॉट डिजीज है वो तो डिजीज का नाम है। अब उसमें कीड़े हैं या कोई और चीज है, वो क्या है? बेसिकली वो तो एक फंगस होती है। तो यहाँ पर एक तो हमारे पास इंसेक्ट्स का नाम है और हमारे पास एक से ज्यादा है। इसलिए अगर हम ए में कंफ्यूज भी हो रहे हैं तो फिर भी उसका आंसर 17 ही बनेगा, सॉरी ई बनेगा। द रीजन इज दिस बिकॉज वी हैव मल्टीपल इंसेक्ट्स एंड एग्जांपल्स अवेलेबल। इसलिए इन चीजों पे गौर किया अगर, इट मेक्स सेंस। ऑलराइट जी, इन क्वेश्चंस को वाइंड अप करते हैं, इसके टेक्निक को एक फाइनल ओवरव्यू दे देते हैं। हमने बात ही की है कि मैचिंग क्वेश्चंस आर दोस क्वेश्चंस व्हिच आर नेवर इन सीक्वेंस। इन क्वेश्चंस को करने का ट्रिक ये होता है, जितने क्वेश्चंस हैं 3 4 5 6 या 7, सबको पहले पढ़ लें, उनके कीवर्ड मार्क करें। हमने कीवर्ड मार्किंग की टेक्निक सीखी है। उसके बाद अपने पैराग्राफ्स को सीक्वेंस में पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपको ज्यादा लाइक मेमोरी रिटेनिंग का प्रॉब्लम है तो एक एक पैराग्राफ पढ़ें, मगर क्वेश्चन सारे अप्लाई करने हैं वहां पे। और अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कम से कम दो दो पैराग्राफ पढ़ें, ताकि स्पीड बन जाए पेपर के अंदर। दो पैराग्राफ पढ़ें, देखें कितने क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं, क्योंकि ये कोई ट्रू फॉल्स तो है नहीं है, आपने सिर्फ रेफरेंस निकालना। तो उसका जिक्र आ रहा है, सिर्फ इसमें वोकैब मैचिंग की गेम, जहां पे जिक्र आ रहा है वी फाइंड इट। सीखने की बात सिर्फ ये थी कि कुछ जगह पे आंसर वन लाइन में आ जाता है, जैसे दिस वन, और कौन सा किया हमने,
दिस वन। बाकी जो आंसर्स हैं उसने हमें पैराग्राफ पढ़ने पे मजबूर ही किया है, जैसे इसके लिए भी पैराग्राफ ही पढ़ना पड़ा है, इसके लिए भी हमें पैराग्राफ ही पढ़ना पड़ा है, और इवन दो ये जरा क्लियर था मगर 4-5 लाइन हमें पढ़नी पड़ेंगी। सो ये आहिस्ता 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 जब आप प्रैक्टिस करेंगे इट विल मेक मोर सेंस, आपको पता होगा कि यार कितनी लाइंस के बाद आपको कंफर्मेशन हो जाती है कि यही आंसर है। जी माय डियर फ्रेंड्स, तो गुड। ओके, मैं रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करूंगा क्योंकि इसके जो अगले क्वेश्चंस हैं एक तो इसी पैसेज से रिलेटेड और सेम टाइप के हैं। आगे चलते हैं। जो आपके अगले क्वेश्चंस हैं ये भी मैचिंग के क्वेश्चंस हैं, सेम इंफॉर्मेशन उसने अब आपके लिए क्या किया है, उसने लिस्ट ऑफ ऑप्शंस जो है ना नीचे ऑलरेडी लिख दी। उसने कहा जी 3 तरह के कट्स हैं हमारे पास टिम्बर को काटने के, टीएसआई, सैल्वेज एंड शेल्टरवुड। और मजे की बात ये तीनों कैपिटल में वहां पे लिखे हुए हैं, एक डी में है, एक ई में और आगे एक एफ में है। अब हमें ऑलरेडी पता है कि इसके आंसर डी, ई और एफ के अंदर ही होने। डी और ई तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और एफ हमने पढ़ना है। अगर हम चाहें तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के पहली बात कर सकते हैं कि डी वाले कितने और ई वाले कितने, क्योंकि इसी पैराग्राफ में आ गए। अदरवाइज अगर आप किसी और एग्जाम में हैं तो और सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं तो जहां जहां पर उसने कैपिटल्स लिखे हैं आपने वो वाला पैराग्राफ पढ़ना है। अब देखिए आप एक चीज आपने समझनी है, हर दफा सिर्फ रीडिंग नहीं काम करती, कई बार स्किम स्कैन भी काम करता है, मगर स्किम स्कैन को आप लोकेशन के लिए ले लें मगर पैराग्राफ पूरा पढ़ें। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। आपको पता है टीएसआई कहाँ लिखा है, बजाय कि उस लाइन को पढ़ें उस पैराग्राफ को पढ़ें। आपको पता है सैल्वेज कट कहाँ लिखा है, उस लाइन को नहीं उस पैराग्राफ को पढ़ें, इट विल मेक मोर सेंस टू यू। गुड। अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ये तीनों क्वेश्चन में इकट्ठे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, जहां जहां पे इसका नाम आ रहा है इनको पढ़ें और देखिए कि कौन सा कट किसकी रेफरेंस में बात कर रहा है। ठीक है, जैसे आप कर लें मुझे बताएं, फिर हम इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। क्या आंसर है जी? 19। And these have to remove disease that remove trees that are diseased. पहले सर जो ऑप्शन बताते हैं कौन सा, ए बी और सी। सैल्वेज कट परफेक्ट हो गया जी। आंसर पहले कर लेते फिर इकट्ठा एक बार चलते हैं। 19 का आंसर है बी, सैल्वेज कट। 20th का क्या आंसर है जी? ए कह रही हैं आप, और आपका क्या है? See, ठीक है, चलिए हम इसको ए और सी दोनों लगा लेते हैं, इसको फाइनल कर लेंगे। और 21 का सी। 19 भी करेक्ट है, 21 भी करेक्ट है, इसको हम पैसेज में से जाके फाइनल कर लेंगे। ठीक है सर जी। अली आप मुझे बताएं 19 का ये बी कैसे निकला। पैराग्राफ सर जी। paragraph even the ठीक है। another course that might be a high amount of grow used to establish that the many president evidence visiting forest including hemlock, leaf, Edelweiss, Asian longwood, horn, beetle, American ash borer, and you can see more to name this. It is important to remember that those working in the forest can help ease these issues through cutting procedures. These types of cut reduce the number of sick trees and seek to manage the future supply of dust problems. They leave victorious trees that have stayed healthy enough to survive out. ठीक हो गया जी। हमारा जो मेन रेफरेंस है वो आखिरी 3 लाइन से है, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट है जी टू रिमूव ट्रीज दैट आर डिजीज्ड। तो दीज कट्स रिड्यूस द नंबर ऑफ सिक ट्रीज, क्योंकि कट कर देते हैं तो सिक ट्रीज खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक दरख्त से दूसरे दरख्त को बीमारी लग सकती है। और ये दीज का सिर्फ वर्ड समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कौन सा कट है। अब क्योंकि अगर पूरे पैराग्राफ में एक ही कट का जिक्र आ रहा है और वो हाईलाइटेड भी है तो देन इट मीन्स के दे आर टॉकिंग अबाउट दिस कट। अब क्योंकि ये एक ही पैसेज में 2 क्वेश्चन इकट्ठे डाल दिए उन्होंने, अभी हमने एक पिछला क्वेश्चन किया, आपने इसको पढ़ा था, तो फिर जब आप अगले क्वेश्चन पे आएंगे जो कट्स वाले की हम बात करें तो फिर इस पैराग्राफ को और स्पीड में पढ़ लेंगे। कई बार होता क्या है कि जब आपने पैराग्राफ पढ़ा होता है और उसी पैराग्राफ पे अगर मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जो सेकंड और थर्ड टाइप का आप करते हैं सवाल वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होता है क्या बात हो रही है। तो ये परफेक्टली करेक्ट आंसर है इसका, ये सेल्वेज कट ही था, क्योंकि ये कट जो है डिजीज ट्रीज को रिमूव करता और हेल्दी को रहने देता। आंसर इज करेक्ट। और जी हमारा जी आपने 20th का
टीएसआई कट बताया, ठीक है, आप रेफरेंस दें, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एग्जैक्टली इस तरह का कट आपने करना है कि वो कट भी होता रहे मगर इनकम भी जनरेट होती रहे कई सालों तक। जी मिस्टर। After this, cut down to allow more space life in other children to the highest connection that we have. What is the target? चलो हम इसको एक रीड दे देते हैं और इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं। वन सच अप्रोच इज कॉल्ड अ टिम्बर स्टैंड इम्प्रूवमेंट। ये जो वन सच अप्रोच है इससे पिछले पैराग्राफ से इसको कंटिन्यू किए। पिछले पैराग्राफ में हमने जितना पढ़ा है ना वो एनर्जी की बात हो रही है कि वुड को कैसे करते हैं। अभी रिमाइंडर दे देता आपको, जैसे पैराग्राफ सी में हमने पढ़ा था कि कौन सा दरख्त जो लो यूज वुड है वो कैसे यूज करते हैं। तो इसको करने के लिए लिखा है जी वन सच अप्रोच इज कॉल्ड अ टिम्बर स्टैंड इम्प्रूवमेंट कट। In a TSI cut, really poor quality tree and plant material is cut down to allow more space, light, and other resources to the highest valued stems that remain. इस लाइन तक तो ये समझ आ रही है कि इसको करने से जो हेल्दी ट्रीज हैं या जो हमें ज्यादा पैसा दे सकते हैं उनको हम जरा अच्छी देखभाल कर रहे हैं और जो लो यूज वुड है या पुअर क्वालिटी उसको हम निकाल देते हैं। अभी ये नंबर ऑफ ईयर्स पे नहीं गया बात। थर्ड लाइन में लिखा है जी रिमूविंग इन्वेसिव प्लांट्स। इन्वेसिव मतलब यही वाले जिसकी बात हमने की, पुअर क्वालिटी। रिमूविंग इन्वेसिव प्लांट्स माइट बी another primary goal of a TSI cut. The stems that are left behind might then grow in size and develop more foliage and larger crowns or tops that produce more coverage for wildlife. आपने अक्सर सुना होगा कि दो दरख्त साथ साथ लगा देना तो एक ग्रो कर जाए तो दूसरा ग्रो नहीं करता क्योंकि वो उसकी जगह ले लेता है। ये अगर जो खेती बाड़ी करते हैं आप उनसे पूछेंगे ना वो आपको ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए अगर एक दरख्त दूसरे दरख्त को हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा होना तो फिर देखा जाता है कि कौन सा ज्यादा वैल्यूएबल दरख्त है, उसको रहने देते हैं, दूसरे को काट देते हैं, या एक की जगह चेंज की जाती है जिसको हम कहते हैं गाछ करना। एक जगह से उसको उखाड़ते हैं और दूसरी जगह जाके उसको दोबारा लगा देते हैं। ये वही लिखा हुआ है कि ये इसलिए भी किया जाता है ताकि उसको देखा जाए। अब अगेन ये देखा जाए तो काइंड ऑफ एक मैनेजमेंट की बात हो रही है कि फॉरेस्ट के अंदर कैसे मैनेज करना है दरख्तों को। जो लो क्वालिटी है उनका क्या करना है, अगर उनकी वजह से किसी और दरख्त को प्रॉब्लम आ रही है उनका क्या करना है, अगर दो दरख्त आपस में मिक्स हो रहे हैं तो सही से ग्रो नहीं कर पा रहे तो उनका क्या करना है। सारी बात हो रही है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है अभी। फॉलिएज और लार्जर क्राउन्स का मतलब है कि वो फैलाव में ज्यादा हो जाए ताकि वो अच्छे से कर सकें। Second last line, they have a better chance to regenerate in less crowded environment. TSI cuts can be tailored to one farmer's specific management goals for his or her land. अब इसमें अगर हम क्वेश्चंस पे चले जाएं, इसमें एक तो उन्होंने इनकम का कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं दिया हमें। हम सोच सकते हैं कि इनकम की बात हो रही है और नंबर ऑफ ईयर्स का कोई रेफरेंस नहीं। अगर आपको लग रहा नहीं है टीएसआई कट है तो एग्जाम में आपने क्या करना है, इसको होल्ड कर लें, इसको ए लगा लें, फाइनल ना करें। अगला कोई पैराग्राफ पढ़े, अगर कोई अच्छी और ऑप्शन मिल गई तो फाइन, नहीं तो फिर हम इसको ए रहने देंगे। अब इसमें बात सिर्फ टीएसआई की हुई है, हमें लग रहा है कि ए है, हम इसको होल्ड करते हैं। जो हमने सेल्वेज कट पढ़ा है उसमें तो ऐसा कोई बात नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स की और इनकम जनरेशन की। अली आपने इसका पैराग्राफ बताया था दूसरा शेल्टर वुड कट का, आप बताएं वो कैसे आंसर। शेल्टर को कट तो तभी क्या उसने जो सेकंड लास्ट लाइन से it can also be used to develop a two type first so that there are two harvest and the money that comes in is spread out over a decade or परफेक्ट हो गया, ये देखिए हमें क्लियर रेफरेंस मिल रहा है। इट कैन ऑल्सो बी यूज, अब ये जो इट का वर्ड है अगेन ये शेल्टर वुड कट की बात कर रहे हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डेवलप अ टू टीयर फॉरेस्ट, दो एक ही फॉरेस्ट में दो लेवल्स हो जाएंगे, सो दैट देर आर टू हार्वेस्ट, एक साल में कह लें कि आप दो हार्वेस्ट ले सकते हैं। एंड द मनी दैट कम्स इन इज स्प्रेड आउट ओवर अ डेकेड और मोर। डेकेड के अंदर 10 साल होते हैं या 10 से भी ज्यादा। गुड, सो इट मीन्स ये उसका एक कंप्लीट रेफरेंस मिल रहा है जिसमें हमें
पैसों का भी जिक्र मिल रहा है डायरेक्ट, और हमें नंबर ऑफ ईयर्स भी मिल रहे हैं। तो इस कट से आप मनी या इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा 20th का रेफरेंस। और 21 का आपने ऑलरेडी मुझे सी का है, शेल्टर वुड कट। तो इसका मतलब है कि पहली 3 से 4 लाइन में इसका रेफरेंस है। ये मैं पढ़ देता हूँ, बाकी आपने रेफरेंस सीख निकालना है। अ शेल्टर वुड कट विच ओनली टेक्स प्लेस इन अ मेच्योर फॉरेस्ट। इसका मतलब है कि ये ऐसा कट है जिसकी कंडीशन होनी चाहिए कि फॉरेस्ट मेच्योर। मेच्योर का मतलब है कि वहां पे जो दरख्त हैं वो अपनी एक पीक एज पे हैं। ना वो बूढ़े दरख्त हैं, ना वो यंग दरख्त हैं, वो मेच्योर है। मीन्स कि वो एक ऐसी एज में है जहां पर उनसे एक मैक्सिमम फायदा उठाया जा सकता। ठीक है। इन अ मेच्योर फॉरेस्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन थिन्ड सेवरल टाइम्स। थिन्ड का जो वर्ड मैं यूज करने लगा हूँ, आई थिंक उर्दू का वर्ड है या पंजाबी का, जिसको हम कहते हैं छांगना। अक्सर आपने देखा होगा दरख्तों को छांगते हैं। वो क्यों छांगते हैं? ताकि वो और ग्रो करे। यहाँ पे दरख्त की नहीं, यहाँ पे फॉरेस्ट को छांगने की बात हो रही कि ऐसे दरख्तों को छांगने ताकि वो फॉरेस्ट और ग्रो करे। ठीक है। इन अ मेच्योर फॉरेस्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन thinned several times involves removing all the mature trees when other seedlings have become established। नए दरख्त लगाए हैं, जैसे ही उनके साथ वाले जो दरख्त मेच्योर हो रहे हैं उनको काट दिया, और जो नए दरख्त है वो उनकी जगह लेके वो मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं। तो एक साइकिल उन्होंने बनाया हुआ है। इसको इस तरह का कट बोलते हैं, ताकि आपका जो रेवेन्यू है ना वो कंटिन्यूस जनरेट रहे। क्योंकि आपको भी पता है कि जो दरख्त होता है उसको उगने में, उसको मेच्योर होने में साल लगते हैं। ये दिनों और महीनों की बात नहीं है। ऐसा तो नहीं ना आपने एक दरख्त लगाया और आप 4 साल वेट कर रहे जी इनकम आएगी। तो हमें तो डेली पैसे चाहिए होते हैं। तो क्या सिस्टम हो, इनकम रेगुलर आती रहे, उसके अंदर फिर इस तरह के कट का हम यूज करते हैं। आगे लिखे जी, दिस इसकी वजह से होता क्या, दिस देन अलाउज द फॉरेस्टर टू डिसाइड विच स्पीशीज आर रीजनरेटेड। कौन से दरख्त उगाने, फिर तो ये वाली बात होती है। अगली बात जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आंसर में कन्वर्ट हो रही है। इट लीव्स अ यंग फॉरेस्ट वेयर ऑल ट्रीज आर एट अ सिमिलर पॉइंट इन देयर ग्रोथ। तो इस तरीके से उसको बैलेंस कर रहे होते हैं कि ऑलमोस्ट जितने दरख्त होते हैं उनकी एक ही जैसी एज होती है, मिलती जुलती होती है, आगे पीछे होते हैं बस। एक काटेंगे दूसरा मैच्योर हो रहा था, दूसरा काटेंगे तीसरा मैच्योर हो रहा होता है, साइकिल चलता रहता है। और पीछे से उन्होंने दरख्त ऑलरेडी लगा के रखे होते हैं, तो वो कंटिन्यूस काम चलता रहता है, लगता है जैसे रोज ही काम चल रहा है। मगर एक दरख्त को रेडी होने में कई साल लगे होते हैं। मगर दैट्स द वे हाउ दे प्रिपेयर इट, क्योंकि दरख्तों की एज सेम होती है। जी मैं डियर फ्रेंड्स, अगर इस लाइन को आप जाके मैच करें तो क्वेश्चन ये था कि हमें कोई ऐसा कट चाहिए जो कि सेम एज को मैनेज कर रहा हो। तो 21 में क्या लिखा है, टू क्रिएट अ फॉरेस्ट हुज ट्रीज आर क्लोज इन एज। तो ये इस तरह का कट होता है जिसमें आप काटते भी रहते हैं मगर दरख्त सेम एज पे रहते हैं सारे। तो अब हमने सीखा क्या है, एक चीज है जो मैंने अभी तक होल्ड की हुई थी, अब मैं बताने लगा। होल्ड मैंने ये किया था कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ना एनबी, ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। ये आम तौर पे सिर्फ और सिर्फ मैचिंग वाले सवालों में आती है। यहाँ पर भी उन्होंने लिखा यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। और अभी जो हमने इसके पिछले क्वेश्चंस किए मैचिंग पैराग्राफ वाले, उसमें भी यही इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। इस इंस्ट्रक्शन का एक ही मतलब होता है, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आप कोई भी ऑप्शन एक से ज्यादा दफा यूज कर सकते हैं। आपके पास ये मैचिंग पैराग्राफ में 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन और 7 पैराग्राफ है, ऑलरेडी ऑप्शन ज्यादा हैं। उसने ऑप्शंस और ज्यादा क्रिएट कर दी ये स्टेटमेंट लिख के। टिप ये है कि जब भी ये स्टेटमेंट लिखी होती है तो कोई एक ऑप्शन रिपीट जरूर होती है, मिनिमम एक तो जरूर होती है। जैसे हमारा बी रिपीट हो गया इसके अंदर, और सारी ऑप्शंस मैच नहीं की। इसी तरह अगर आप ये दूसरे क्वेश्चन में है तो यहाँ पे गेम उल्ट हो गई है। यहाँ पे अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और 3 ही क्वेश्चंस हैं, मीन्स बराबर कर दिया। और ये 3 वाहिद पैराग्राफ है जिनमें इन 3 कट्स का जिक्र है, डी में, ई में और एफ में। कभी कभी लगता है कि यार ये एक एक लग जाएगा, जरूरी नहीं होता। जब भी ये लिखा हुआ है ना, अब टिप ये है कि एक ऑप्शन जरूर रिपीट होती है। अगर 3 क्वेश्चन और 3 ही ऑप्शन है और एक ऑप्शन रिपीट भी होनी है, इसका मतलब कि कोई एक ऑप्शन ऐसी होगी जरूर जो कि यूज ही नहीं होगी।
आपने अपना आपको फिर बाउंड नहीं करना यार, रिपीट नहीं हो सकती यार, 3 ऑप्शन देखी तो एक एक तो मैच होगी, ऐसा नहीं होता। आपने सिंपल कीवर्ड्स पे जाना है। अगर आप कीवर्ड्स मैच करना जानते हैं देन इट मेक्स मोर सेंस और काम इजी हो जाता है। अब टी से ही कट का जिक्र कहीं भी नहीं आया है, ये ऑप्शन है ही नहीं है। एक आंसर हमारा बी है और 2 सी थे इसके। तो 19 इज बी, 20th इज सी एंड 21 इज सी अगेन। ऑलराइट, सो आई थिंक इट ऑल रैप्स इट अप। हमने आज जो बात की है, इट्स नॉट अबाउट द पैसेज। टारगेट था कि आपके मैचिंग के क्वेश्चंस कैसे करनी है, पैराग्राफ मैचिंग आ जाए तो कैसे करनी है, और अगर आपका लिस्ट आ जाए जिसके अंदर नाम आ सकता है, डेट आ सकती है, तो कैसे मैच करना। जी माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर गुड ऑन दिस वंस।